हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो जैसा कि पिछले अध्याय में हम लोग पिछले अध्याय में नहीं यानी कि पिछले वीडियो में हम लोग यानी कि इसी अध्याय यानी कि अध्याय 9 चैप्टर का नाम है, आपको पता है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो इससे संबंधित सारे यानी कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हम लोग अटेम्प्ट किए, और भी आपके लिए इस अध्याय से बहुत अभी प्रश्न बचे हैं। तो उन प्रश्नों को अभी भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये जो है वीडियो अच्छा लगता है, अगर इससे आपको कुछ लाभ होता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे इन दोनों प्रश्नों की। तो जैसा कि आप लोग इसका जब से हम इसको बहुविकल्पी यानी कि इन प्रश्नों को करा रहे हैं, तो इससे कुछ आपको मतलब जो भी पता चलता होगा और उससे आपको ऐसा लगता होगा कि हमें जो है वर्णनात्मक प्रश्न पे भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि जो लॉन्ग आंसर प्रश्न है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, उसके भी आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। तो उसको भी आप देखें और खुद से स्टडी करें, और इस चैप्टर को थोड़ा सा स्टडी करके तब जो है आप ये जो है यानी कि ये वीडियो देखें। तो खैर चलिए, आप स्टडी करें या ना करें, फिर भी यानी कि इन प्रश्नों को अगर आप तैयार करते जाते हैं तो इन्हीं में से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये मैं बार बार कहता हूं। तो उसी बात को ध्यान में रख के इन प्रश्नों को अब देखें। यहाँ पे लिखा है एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, यानी कि एक अवतल लेंस है किस प्रयोग में आता है। तो लिखा है आवर्धक लेंस के रूप में। नहीं, ये गलत बात है, आवर्धक लेंस के रूप में अवतल लेंस प्रयोग नहीं होता, वो है उत्तल लेंस आपका जो है आवर्धक लेंस के रूप में प्रयोग होता है। तो ये बात तो गलत हो जाएगी। दूसरा जो है कार के पीछे की ओर की वस्तुओं को देखने के लिए, तो कार के पीछे की ओर की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग लेंस प्रयोग नहीं करते हैं, दर्पण का प्रयोग करते हैं। और वो अभी किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, वो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये अवतल लेंस का प्रयोग हमें बताना है। फिर से लिखा है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मों में, यानी कि निकट दृष्टि दोष जो आंखों में होती है उसको दूर करने के लिए चश्मे में जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है उस लेंस का नाम होता है अवतल लेंस। ये बात सत्य है, तो इसको जो है हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सत्य मानेंगे। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा आपका सी। उत्तर क्या होगा? सी, यानी कि ये वाला जो है आपका करेक्ट आंसर होगा सी। साधारण कैमरों में, तो साधारण कैमरों में ये प्रयोग नहीं होता है। तो आप ध्यान दें, ये आपसे कई बार ऐसे बदल कर भाषा बदल के ये पूछा जाता है कि अवतल लेंस जो है प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष दूर करने में। निकट दृष्टि दोष जो है दूर, मतलब जिसमें निकट दृष्टि दोष जिसके आंख में होता है, तो उसके निवारण के लिए हम लोग जिस लेंस का प्रयोग करते हैं चश्मे में, वो लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है। और निकट दृष्टि दोष के लिए तो हो गया, दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, वो भी आपसे पूछा गया है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो अगले प्रश्न पे लिखा है किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है, यानी कि किसी वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है? समतल, अवतल, उत्तल, कोई गोलीय। तो ये दोनों गोलीय दर्पण होते हैं, अवतल और उत्तल दोनों गोलीय होते हैं। लेकिन यहाँ पे अवतल लेंस पे हम ट्रिक करेंगे, क्योंकि हमें पता है अवतल लेंस जो है आपका बी, ये जो है आपका वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कब? एक कंडीशन होता है, आपको पता है अवतल दर्पण में आखिरी स्थिति होती है जब वस्तु की स्थिति क्या होती है? वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। आप समझ पा रहे हैं? वस्तु की स्थिति क्या होती है? फोकस, ये फोकस है एफ, फोकस और ध्रुव की क्या होती है? बीच में होती है, बीच में। तो इसका जो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है, आभासी बनता है, आपको पता होगा, इस बात को आप जानते होंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है अवतल दर्पण में एक लास्ट स्थिति होती है जो वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है और आभासी बनता है। खैर, ये दोनों प्रश्न हो गए, इसको आप ध्यान में रखें। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे दिखेगा, तो अगले प्रश्न को आप देख पा रहे हैं। तो अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं, इसका आरेख से संबंधित प्रश्न है। जिन बच्चों ने पढ़ाई की है उनको आंसर ये पता होगा। ये जो है आपका 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो देख पा रहे हैं आप बोर्ड पे। चलिए, इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। इसका आंसर यानी कि करेक्ट आंसर क्या है, इसका उत्तर हमें बताना है। इसका उत्तर क्या होगा? तो देख पा रहे हैं आप, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो है अवतल दर्पण है, तो अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में यानी कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर यानी कि आपतित हो रही हो अवतल लेंस पे, तो वो
कैसे अपवर्तित होती है। तो ये जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो रही है, तो यानी कि ये तो यहाँ से परावर्तन इसका हो रहा है, ये तो पहले ही गलत हो गया, ये तो अवतल दर्पण में ऐसा होता है, और ये उत्तल लेंस के लिए होता है, यह भी गलत है। यानी कि ये जो है फोकस से होकर जाते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई रेखा जो है गुजर रही है तो वो जब लेंस से निकलती है तो मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ पे ये बात सत्य हो जाएगी, ये तो बिल्कुल गलत है। सीधा एक ही कंडीशन में किरण जाती है जब प्रकाशिक केंद्र से जाए, ये बात आपको पता है। यहाँ पे जब कोई भी यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आपतित हो रही है किस पे, अवतल लेंस पे, तो वो प्रतीत होती है कि फोकस से आ रही है, ऐसे प्रतीत होती है, यानी कि ऐसे निकलती है और फोकस से होती प्रतीत होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही रहेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा, जैसा कि आपको पता है। अगला प्रश्न हमारा न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको आप देखेंगे, लिखा है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो ये तो फार्मूला होता है, फार्मूले से इसको लगाया जाता है, मतलब इस क्वेश्चन को लगाया जाता है। तो यहाँ पे पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने का यानी कि फार्मूला होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम यूज करेंगे। तो पहले हम लोग फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे वायु के सापेक्ष, यानी कि फार्मूला होता है वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। ये फार्मूला आप देखे होंगे, जो बच्चों ने पढ़ाई की है उनको पता होगा वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। तो सबसे पहले होता है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, यानी कि वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो पूरे का बटा हो जाएगा आपका माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल ये आपका दिया गया। माध्यम में प्रकाश की चाल का इन द सेंस ये हुआ पदार्थ, यानी कि जो पदार्थ है उसकी बात हो रही है। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ऐसे निकलता है। तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी है आप देख पा रहे हैं, 3 × 10⁻³ कितना है 8। ये नहीं दिया रहता है तब भी हम लोग वायु में प्रकाश की चाल हमें पता है 3 × 10⁸ होती है, हम लोग हमेशा लेते हैं। और जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल कितनी है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो यही माध्यम है। तो 1.5 × 10⁻³ क्या हो जाएगी 8। तो यहाँ पे देख रहे हैं 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा, 30/15 हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे 15 × 15, 15 दूना 30, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2। तो क्या अपवर्तनांक हो रहा है, अपवर्तनांक हो रहा है 2। तो उत्तर हमारा हो जाएगा सही, जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्या है 2। क्या पदार्थ का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, पदार्थ का अपवर्तनांक 2 हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। अगले प्रश्न के लिए चलते हैं। तो अगले प्रश्न को आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न भी हमारा यानी कि पिछले प्रश्न में जो हम लोग फार्मूला यूज किए थे उसी फार्मूले के आधार पर ये दोनों प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये आपको देख पा रहे हैं बहुविकल्पी से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाता है, यहाँ पे तो ये बहुविकल्पी है बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी कि आंकिक प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न जो है जिस तरह से हमने पिछला प्रश्न किए थे वही प्रश्न इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, वही फार्मूला। तो लिखा है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रकाश की चाल होगी। यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक दे दिया है और कांच में प्रकाश की चाल पूछा है। पिछले प्रश्न में क्या था, हमें यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल दिया था और वायु में प्रकाश की चाल दिया था, तो हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना था। यहाँ पे अपवर्तनांक दे दिया है और ये वायु में चाल दे दिया है, तो हमें माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि पता करनी है। तो हम लोग उसी फार्मूले को यूज करेंगे तो हमें करेक्ट आंसर जो है प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको जो फार्मूला लिखे तो वही फार्मूला होगा, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होता है इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ओह ये गलत मैं लिख दिया, अपवर्तनांक
कितना रहेगा अपवर्तनांक, ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू ANG, आपको पता होगा ANG, इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो A फॉर एयर हो जाएगा और G फॉर जो है ग्लास हो जाएगा, तो ANG इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। तो आपको पता है ANG का जो फार्मूला होगा वो कैसे होता है, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ये आपको पता है, ये पिछले फार्मूले में हम लोग यूज किए थे। तो चलिए देखिए, यानी कि अपवर्तनांक ANG यानी कि जो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है वो आपको दिया है 3/2, तो इसका मान दे दिया है 3/2, हम लोग लिख लेंगे, ठीक, इज इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल यानी कि 3 × 10⁸ होता है, यह भी हमें पता है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल हम मान लेंगे क्या होता है, x होता है, ऐसा हम मान लिए, माध्यम में जो प्रकाश की चाल है क्या है, x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आप देख पाएंगे यहाँ पे x को भेजेंगे हम लोग यहाँ पे, x इज इक्वल टू, इनका ट्रांसपोजिशन हम लोग इधर करेंगे, x का हम लोग पक्षांतर किए तो 3/2 का भी पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे 3 × 10⁸ है, तो यानी कि जब इसका पक्षांतर होगा तो 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि गुणे 2 हो जाएगा 3, ऐसे 3 से 3 कट जाएगा, तो x का जो मान आएगा वो आएगा आपका 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन, उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये जो है आपका आंकिक प्रश्न है, इसी तरह से परीक्षा में आंकिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 4 नंबर में, 2 नंबर में, तो इसको भी ध्यान में रखें। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जो है आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है कि किन वर्षों में पूछा है, लेकिन आप निश्चित रूप से मत जानिए कि इसको पूछा गया प्रश्न में। जिन बच्चों ने अनसॉल्व और क्या बोलते हैं क्वेश्चन बैंक को स्टडी कर रहे होंगे उनको पता होगा इस बात का। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक दिया है, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो इन सभी बातों को हम लोग लिखेंगे, जो दिया है वायु के सापेक्ष सबसे पहले जल का, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यहाँ पे मैं गलत लिख दिया हूं, अपवर्तनांक इज इक्वल टू, इसको हम लोग कह सकते हैं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इसे जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ANW, यानी कि जल है ना, जल का वाटर हो जाएगा ANW। तो ANW का मान हो जाएगा 4/3, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तथा 3/2 किसका दिया है, कांच का दिया है, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच हो जाएगा। जल के जगह पे क्या हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ANG कहेंगे। तो इसका वैल्यू आपका दिया 3/2। तो अब हमसे पूछा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो क्या आपसे पूछा गया है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ऐसे पूछा है। देखिए, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग जल के सापेक्ष है ना, तो यानी कि वाटर और किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का, यानी कि WNG ऐसे हम लोग प्रदर्शित करेंगे। तो इसका भी फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, जब हमें ये 2 पता है तो यहाँ पे G वाला पहले हो जाएगा, यानी कि ANG/A
ANW, यानी कि जिसका अपवर्तनांक हमें निकालना है कांच का अपवर्तनांक, तो कांच वाला यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो कांच वाला अपवर्तनांक ऊपर रहेगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ऊपर रहेगा, क्योंकि हमें कांच का अपवर्तनांक बताना है, जिसके सापेक्ष बताना है तो किसके सापेक्ष बताना है, जल के सापेक्ष, तो जल के सापेक्ष यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक वो नीचे हो जाएगा। ऐसे हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं। ये होता है फार्मूला, ये जो है आपका फार्मूला है। तो यहाँ पे इसका तो वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू है आपका ANG का वैल्यू है, ANG का वैल्यू है 3/2 पूरे का बटा, ANW का वैल्यू है 4/3 यानी कि 4/3। इस बात को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन में जो है आपका इस प्रकार से दिया है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3, इस तरह से। तो उत्तर हो जाएगा आपका, आप समझ पा रहे हैं इस बात को, तो उत्तर आपका हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3, ये आपका क्या है, आंसर है। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। इसको जो है आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को जो है बैक करके फिर से आप समझें, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपका न्यूमेरिकल भी आपका तैयार हो जाएगा। अगले प्रश्न के लिए चलते हैं। तो अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को जो है आप गौर से समझने का प्रयास करें। तो जैसा कि ये प्रश्न जो है आपका 2023 और 20 में पूछा गया है, ये जो है आपका प्रश्न 2023, यानी कि 20 में पूछा गया है। ठीक, ये वाला प्रश्न आपका जो है 23 और 19 में पूछा गया है। 2023, 19 में आपसे पूछा गया है। तो देख पा रहे हैं, प्रश्न को पढ़ लिए होंगे आप। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है। इसमें बच्चे जो है काफ़ी संभावना होती है कि बच्चे इसको छोड़ दें या फंस जाते हैं या गलत आंसर इसका कर बैठते हैं। तो लिखा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, यानी कि अगर कोई लेंस या दर्पण हो तो दोनों की जो फोकस दूरी है क्या है, -15 है। तो फोकस दूरी आपको पता है, यानी कि f का मान -15 सेमी दिया है। तो इसका मतलब ये है कि फोकस ऋणात्मक किसका होता है, फोकस जो है सदैव अवतल दर्पण के जो फोकस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। फोकस यहाँ पे होते हैं तो ऋणात्मक दिशा में होते हैं। और आपका अवतल जो दर्पण होता है उसका भी जो फोकस होता है ना, वो भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो लेंस और दर्पण दोनों, अवतल दर्पण जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अवतल दर्पण और अवतल लेंस, ये दोनों जो होते हैं इनका फोकस क्या हम लोग लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पे फोकस दूरी क्या है, -15 है, ऋणात्मक है। तो इसका मतलब दोनों क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर नहीं होगा, उत्तर रहेगा, ये उत्तर हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका ए हो जाएगा। दोनों अवतल, दोनों जो है अवतल होगा, उत्तल नहीं हो सकता, अवतल। दोनों क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, लेंस भी और दर्पण भी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न लिखा है उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। यह भी प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है। ये बता रहा है कि लेंस के फोकस पर वस्तु को रखें, कि लेंस से 2f दूरी पर रखें, लेंस से f तथा 2f के बीच रखें, 2f तथा अनंत के बीच रखें। ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बता दिया जाए, ये जो है लेंस वाला जो उत्तल लेंस है, ये है आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में या उत्तल लेंस में आपको पता है प्रथम फोकस ये हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं प्रथम फोकस। ठीक है, दोनों तरफ यानी कि फोकस हो जाएगा, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस 2f, और यहाँ पर हो जाएगा आपका द्वितीय फोकस 2f। ये आपका उत्तल लेंस जो है तैयार हो गया। अब इस पे हम लोग किरण आरेख खींचेंगे, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। तो यहाँ पे बता रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, यानी कि उत्तल लेंस द्वारा हमें वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है, वो भी क्या, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो ये कब होता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रतिबिंब की स्थिति। आप जब पढ़े होंगे उत्तल लेंस की, तो उसमें जानते होंगे उत्तल लेंस में जब वस्तु 2f और f के बीच में होता है तो इसके जो प्रतिबिंब बनते हैं उल्टा बनते हैं और वास्तविक बनते हैं। कैसे,
एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है और अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर क्या होती है, गुजर जाती है। यह आपको पता होगा। एक किरण जो है आपका प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और सीधे जो है ना क्या होती है, यानी कि उसको बिना अपवर्तित हुए सीधे मार्ग में चली जाती है। और जहाँ पे यानी कि मतलब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वहाँ पे आपका जो है प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देख रहे हैं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, वो भी कैसा प्राप्त हुआ है, उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। वास्तविक है, उल्टा एवं क्या है, वस्तु से बड़ा है। तो ये कब हुआ है, जब आपका जो है वस्तु f और 2f की क्या है, बीच में है। तो यहाँ पे कर रहा है लेंस के फोकस पर, तो लेंस का फोकस ये है, तो वस्तु यहाँ पर तो नहीं है, गलत बात है। लेंस से 2f दूरी पर, यानी कि लेंस से 2f दूरी ये है यहाँ पर, यह भी गलत है। लेंस से f तथा 2f के बीच, तो लेंस से f तथा 2f के बीच, तो ये वाला हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तर में हम लोग लिख लेंगे, उत्तर हो जाएगा हमारा सी। क्या है सी, लेंस से f तथा 2f के बीच, लेंस से f तथा 2f के बीच। तो इस प्रकार से ये जो है क्वेश्चन जो है दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप इसको नोट कर लें पुश करके। ये प्रश्न आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम लोग यहाँ पे इसको देखे हैं। तो इस प्रश्नों से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और आपको कुछ चीज़ें जो है आप रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को देखते हैं, आपको जैसा कि पता है कुछ चीज़ें तैयार हो गई होंगी, नहीं कुछ चीज़ें तैयार होंगी। तो कुछ बच्चों को ऐसा लगा होगा कि ये चीज़ हमारा छूट रहा है, बच रहा है, तो उसके लिए स्टडी करेंगे। तो हर तरफ से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो इस वीडियो को निरंतर प्रत्येक दिन आप देखते रहें। जो मैथ वाला और साइंस वाला जो बहुविकल्पी होता है, बहुविकल्पी से आपके अन्य प्रश्नों का भी तैयारी हो जाता है और बहुविकल्पी का भी तैयारी हो जाता है। तो बस आज जो है हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है, अभी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग अगले भाग में लेकर आएंगे।